बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि होता क्या है ना कि चलो ठीक है, आज देख ले। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं और इनको लेटेस्ट से इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रख दिया गया है। पूछा गया कि ये बताओ कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के साथ एसोसिएट होगा, इसलिए क्योंकि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो अकेले पार्टिकल के ऊपर नहीं एक्ट कर सकता है, उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने वाला कोई दूसरा एजेंट होगा ही। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना, जहाँ पार्टिकल के लिए वो बोल रहे थे, जैसे पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख रहे थे, तो वो एक्चुअली अर्थ और पार्टिकल कंबाइंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी। लाइक वाइज हम स्प्रिंग ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, तो स्प्रिंग जिसके साथ अटैच्ड वॉल था ना, तो इन दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी थी। एनीवे, यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथड होगा। ठीक है, हम सोचेंगे अगर 2 पार्टिकल है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, ठीक है, 2 पार्टिकल्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें लिखनी आती है। तो तुम सोचोगे जैसे ही तीसरा पार्टिकल लाएंगे ना, तो ये Q1 Q2, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी, Q1 Q2 Q1 Q2 तो के बीच में Q1 Q2 एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी निकाल लेंगे। अब उसके बाद बोलेंगे इसी तरह से Q2 वाला जो चार्ज है वो Q3 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इनके पास भी ना, इन दोनों चार्जेस के पास भी एक म्यूचुअल इंटरेक्शन की एक एनर्जी है, और वो एनर्जी तुम फील कर सकते, जब रिलीज करोगे तो ये दोनों रिपेल होंगे और इनकी जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में तुम्हें दिखेगी, ठीक है। एंड लाइकवाइज Q1 Q3 के बीच में भी इंटरेक्शन की एनर्जी होगी। अच्छी बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के लिए हमारे हमारे पास स्पेशल प्रेफरेंस होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज को हैंडल करना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा सिंपल होता है। इजी तो सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ तीनों पोटेंशियल एनर्जी ऐड करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, Q1 Q2 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 Q3 एंड Q1 Q4। इन तीनों पेयर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो, यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लिखेंगे, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन दैट इज A, प्लस Q2 Q3 अपॉन A, प्लस Q3 Q1 अपॉन A, और ये A कॉमन हो जाएगा तो इसको A को बाहर ही रख देते हैं, ठीक है। ये आंसर होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो तुम अगर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, तो तुम किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। एक एक करके तुम्हें सारे पेयर्स के लिए इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देनी है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो मैं उतना ज्यादा भी ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होंगे वो तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो तुम लोग बता दो, देखते हैं इसको कितने लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी बताना आंसर, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में। ठीक है, ये 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे गए और इन पर जो चार्ज रखा गया है प्लस Q, ठीक है, माइनस Q, ठीक है, प्लस Q माइनस Q। कैलकुलेट करो, साइड लेंथ इज A।
ये कैलकुलेट कर लिया? ये तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम भी कुछ होता तो अच्छा होता। ये मान लो ए है, बी, सी एंड डी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बी के लिए कैलकुलेट करें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे, इनके इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। लाइकवाइज बी और सी के लिए, एंड लाइकवाइज सी डी डी ए, है ना। तो टोटल कितने पेयर्स यहाँ पर होंगे जिनके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी, बताओ। कितने पेयर्स होंगे? हाँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 6 पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे 6 पेयर्स है, ठीक है। तो एक एक करके हर एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तुम्हें लगा होगा 4 पेयर है, तो यहाँ पे 4 पेयर नहीं है। ए और बी तो इंटरेक्ट करेंगे, बी और सी भी करेंगे, सी और डी और ए, लेकिन साथ साथ ए और सी भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, साथ साथ डी और साथ साथ बी और डी भी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टोटल पेयर है, तो हर एक पेयर के लिए लिखो और उसके बाद ऐड कर दो। तुम देख सकते हो एडजेसेंट साइड्स वाले जो जितने भी पेयर हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। चेक करो, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और अच्छा तुम देखो, मैंने बोला कि अगर दो पॉइंट चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर हैं तो उनके पास एनर्जी भी है, ठीक है। आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनाइट सेपरेशन पे है, तो इनके पास एनर्जी भी होगी, वो के क्यू वन क्यू टू पर आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन होगा और ये भी तो आपस में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करेंगे। इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है ना, उसके कैसे इनके, अगर तुम दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन तुम फील कर पा रहे हो तो तीन चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिलीज करोगे ना तो ये बिल्कुल फ्लाई अवे करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? फ्लाई अवे करने के बाद जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो अभी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ये वैसा ही है जैसा स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा है, ठीक है। रिलीज करोगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी ना, वो दूसरे फॉर्म में दिखेगी। वैसे ही जैसे कि ये दोनों चार लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको फाइनाइट सेपरेशन पर रखा है, वैसा ही है जैसे कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग रिलीज किया तो ये एनर्जी तुम्हें दूसरे फॉर्म में दिखेगी। अब अगर तीसरा पार्टिकल रखते हो ना, तो ये तीसरा और दूसरा इनके बीच में भी एक फाइनाइट सेपरेशन पर होने की वजह से, आपस के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी है, ठीक। अगर नहीं होती, वो रिलीज करने से ये दोनों भी फ्लाई अवे करेंगे, तुम्हें दूसरे फॉर्म में एनर्जी दिखेगी, ठीक है। वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो 4 पेयर्स हैं, एडजेसेंट साइड्स वाले जो पेयर हैं उनके लिए 4 टाइम्स हो जाएगा, और उसके अलावा डायगोनल वाले के बीच में भी डायगोनल वाले के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव आ रही है, तुम देख सकते हो, है ना, कितनी आ रही है, प्लस इसको ट्वाइस कर देता हूँ, 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन distance, and this time distance between the particles on the corner of the square is root 2 times a, तो हम लिखें k q square upon root 2 a, ठीक है। और यही तुम्हारा आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, √2 - 4, ठीक है, या -4 + √2 की क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इसमें?
ठीक है, और एक क्वेश्चन, चलो। हाँ कितने पेयर्स फॉर्म हुए वो तो ऐसे ही तुम अगर देखो, अगर 3-4 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है, तो इसमें पेयर निकालना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, पेयर जो है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे पेयर नहीं, उससे ज्यादा तेजी से पेयर्स बढ़ते जाएंगे। तुम देख सकते हो, जब 2 पार्टिकल थे, जब सिर्फ 2 पार्टिकल थे, तो इसमें एक ही पेयर था, ठीक है, लेकिन जैसे 3 आए तो 3 पेयर हो गए, ठीक है, और 4 पार्टिकल में 6 पेयर हो गए। अब जैसे ही 5 पार्टिकल होंगे ना, तो इसमें कितने पेयर्स होंगे पता है? इसमें कितने पेयर्स होंगे पता है? कितने होंगे? 5। 5 पार्टिकल में कितने पेयर्स बनेंगे? सोच सोच के बताओ। इसमें 10 पेयर बनेंगे, ठीक है, और जैसे ही तुम 6 पार्टिकल करोगे, 6 पार्टिकल में कितने पेयर्स बनेंगे पता है? 1 2 3, कितने पेयर्स बनेंगे पता है? कितने बनेंगे? अरे बताओ। 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होता है ना, वो n-1/2 के इक्वल होता है। सिंपल ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए n-1/2 पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। 2-4 पार्टिकल है तब तो तुम पेयर्स लिख पा रहे हो, लेकिन अगर ज्यादा पार्टिकल हो गए सिस्टम में, नंबर ऑफ पार्टिकल से ज्यादा है, तो पेयर्स के लिए एनर्जी लिखते लिखते, ठीक है, हालत खराब हो जाएगी। तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने। ये 2 क्वेश्चन क्या है, तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। हमें स्कैटर्ड डिस्क्रीट पार्टिकल्स दिए जाएंगे, तो हमेशा एक एक करके हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके कंप्लीट सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ही लेंगे। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फील्ड में तो तुम्हें, या फोर्स में तो तुम्हें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन तो और ज्यादा आसान है, ठीक है। अब और भी सिस्टम लेते हैं, तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स से आगे चलते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल वाले तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। इससे आगे चलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है। देखते हैं इसको कौन कितने लोग एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ये लाइन चार्ज है हमारे पास, ठीक है। पहले सिर्फ पॉइंट चार्ज था, पॉइंट पॉइंट चार्ज, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, इस तरह के चार्जेस थे। हर पेयर के लिए हमने ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ठीक है, जो पॉइंट्स में थोड़ा सिंसियरली या ज्यादा एफर्ट दे करके बताता हूँ, मैंने नोटिस किया है कि वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं लोग, और फिर फिजिक्स में साइंस डिग्री भी होती है, लेकिन ये जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको नहीं पता होते हैं। ये क्यू एल, तो ये रॉड है, उसके पास टोटल चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, एंड द अदर पॉइंट चार्ज इज स्मॉल क्यू, ठीक है। एंड द सेपरेशन बिटवीन, distance between these two, yeah, the rear end of, the close end of rod uh, is let us say a. The distance between the closer end of the rod and point charge is a, ठीक है। और कुछ भी नहीं बताए, हम लोग को पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इंटरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज and this line charge, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, find the potential energy for the interaction between point charge and line charge, कैलकुलेट करो।
लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। जो रावलपुरा वाला ग्रुप है ना, तुम लोग क्या करो ना, मैं एक ही ग्रुप पे अपडेट कर पाता हूँ, तुम अपने ग्रुप पे बस क्लास टाइमिंग्स पहले से जैसे पता चले एक बार अपडेट कर दिया करो। वैसे तो उसमें कोई है नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमारी तरफ से फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। अरे कितना टाइम लगेगा? सॉल्व कर लिया? ओके, गुड गुड गुड। हुआ तुमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सही लिखा था, क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है ना 1/r² का हुआ है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो क्या? एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि पॉइंट चार्ज है और लाइन चार्ज है, इनके आपस के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। तो हम सोचेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें अगर 2 पॉइंट चार्ज दिया जाए, ठीक, Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्ज दिया जाएगा, तो इनके इंटरेक्शन के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, वो और कुछ नहीं, की Q1 Q2 अपॉन R की इक्वल है। ठीक है, यहाँ R है, तो के Q1 अपॉन R डिनोमिनेटर में सिर्फ डिस्टेंस का डायमेंशन है, होना चाहिए था, क्योंकि के Q1 Q2 अपॉन R² ये फोर्स है। तो फोर्स में जब डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी एनर्जी बनती है या वर्क डन होता है। तो जैसे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, एक R नीचे से कम हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं। तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, लेकिन यहाँ पर एक पहला तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें जैसे पहले करते थे, और एक एक करके हर एक पॉइंट चार्ज रॉड से लेंगे और उसका इंटरेक्शन, ठीक है, हर एक एलिमेंट रॉड से लेंगे और उसका इंटरेक्शन एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट करेंगे। हर एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसका इंटरेक्शन एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट करेंगे। एक एक करके हर एक पॉइंट चार्ज के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। यही करेंगे ना? ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल क्या लेंगे, वो सब तुम्हारे ऊपर है। मैं ऐसा करता हूँ कि एलिमेंट अपना सेलेक्ट करता हूँ, लेटेस्ट से यहाँ से एलिमेंट में अपना सेलेक्ट करता हूँ एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर ये हमारा एलिमेंट है, एक्स डिस्टेंस पर dx वेट का एलिमेंट। और अभी पहले हम सिर्फ इस एलिमेंट और पॉइंट चार्ज के बीच के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं। बताओ कितनी लिखें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज है। हाँ हाँ हाँ, देखो, तुम x यहाँ से भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ से भी x काउंट कर सकते हो, और यहाँ से x dx ले सकते हो, और फिर से पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही लिख सकते हो। बस तुम्हारे लिमिट्स यहाँ पे अलग हो जाएंगे, वरना सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ज्यादा आसान तुम्हारे लिए यही होता, लेकिन क्योंकि मैंने पहले इधर से एलिमेंट लिया था, तुम लोग बोलते इस बार इधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कैसे भी वेरिएबल सेलेक्ट करोगे, अगर प्रॉपरली तुम कन्वेंशंस फॉलो कर रहे हो, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, इस पे जो चार्ज है उसको लेटेस्ट से dq लिख देते हैं। तो इस एलिमेंट और पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे k
q1 which is dq, q2 which is q upon distance between them, and distance between them क्या है, वो वो कितनी है, वो x नहीं है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये है l माइनस एक्स और ये वाली डिस्टेंस है a, तो हम लिखेंगे जो डिस्टेंस है इनके बीच में a प्लस l माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर में आएगा। इसका स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर करोगे तो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के लिए पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बोलेंगे इस तरह के सारे एलिमेंट और पॉइंट चार्ज के बीच के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल्स को प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्मॉल क्यू जो है ना वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और डी क्यू वेरिएबल है, तो के क्यू ये तो बाहर रहने देते हैं। और डी क्यू को क्या लिखेंगे, डी क्यू की वैल्यू कितनी लिखेंगे, डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा टाइम्स डी एक्स, और लैम्डा का मतलब है क्यू अपॉन एल। ठीक है, कई बार तुम कर चुके हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यू अपॉन एल डी एक्स, तो कहाँ जा गया, हाँ क्यू अपॉन एल, सॉरी क्यू अपॉन एल डी एक्स, तो इसको हम लिख रहे हैं क्यू स्मॉल क्यू डी एक्स अपॉन कैपिटल एल ए प्लस एल माइनस एक्स। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू आएगी इंटीग्रल डी यू, और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन का सोचना ही नहीं है। इसमें जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है ना ये बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, ये ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या होगा, अंदर होगा डी एक्स अपॉन ए प्लस एल माइनस एक्स। एक्स की लिमिट्स क्या रखेंगे, हमने जहां से x चूज किया है वहां से x की लिमिट क्या रखेंगे, सारे एलिमेंट्स मैं जैसे x मेजर कर रहा हूँ ना वहां से बताओ। अरे तुम लोगों को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, x की लिमिट्स क्या होंगी, हाँ सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अरे क्या हो गया तुम्हें, ये x इक्वल 0 है, और जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे फाइनल एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, और ये क्या है x इक्वल l है। ठीक है, तो जिस तरह से हम अपना वेरिएबल मेजर कर रहे हैं उस उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिमिट्स होंगी 0 से l तक। ठीक है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल 0 से l ही होगा ना, इसको पहले क्लियर कर लो, जितने लोग तुम लोग उल्टा बता देते पहले इसको क्लियर कर लो। यहाँ पे x की लिमिट्स होंगी x इक्वल 0 से x इक्वल l तक। हाँ अगर तुम x इधर से मेजर करते, तो अगर इधर से x मेजर करते ना, अगर x अपना वेरिएबल x डिफाइन इस तरह से करते, तुम बोलते कि मेरा x रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल q पॉइंट चार्ज से एलिमेंट की डिस्टेंस, उस केस में x का लिमिट, x के लिए लिमिट तुम a से लेकर के a प्लस एल तक लिखते। ठीक है, लेकिन हम तो अपना वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो फ्रंट एंड है रॉड का, वहां से एलिमेंट की डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट होगा वो ऑब्वियसली 0 से l तक होगा, 0 से l। अब इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसमें हम लॉजिक यही अप्लाई करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इस एक्सप्रेशन का ये लीनियर फंक्शन है। कोई भी लीनियर फंक्शन होता है तो उस लीनियर फंक्शन को कोई भी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो उस फंक्शन को हम वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं जैसे एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता, log x। ठीक है, क्योंकि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x है, तो dx बाई लीनियर फंक्शन ऑफ x का भी इंटीग्रेशन log ऑफ दैट
फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको तुम लिखोगे, इसको मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। ये log ऑफ a प्लस एल माइनस एक्स होगा, फिर लिमिट्स पुट करोगे तो लिमिट्स पुट करो, पहले l पुट करोगे फिर 0 पुट करोगे, तो ये आएगा a log ये आएगा पहले माइनस log a प्लस एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी log a माइनस log a प्लस एल, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा k, फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं फाइनल आंसर लिखा हूँ, ठीक है। एक दो स्टेप्स मैंने स्किप किए हैं, वो तुम लोग चेक कर लेना। log a प्लस ठीक है a अपॉन, तो यही याद है सबका। ठीक है, सबका आ रहा है। ठीक है, चलो इन्हीं फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऐसा ही कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने दो। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था कि रॉड और पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है। पॉइंट चार्ज और रॉड, तो पॉइंट चार्ज और रॉड के इंटरेक्शन का मतलब है पॉइंट चार्ज और रॉड के हर एक एलिमेंट का इंटरेक्शन देखा और पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके कैलकुलेट कर ली। ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इंटरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज एंड रॉड की वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन की जगह तुमसे पूछा जाता कि यहाँ तुम्हें स्मॉल क्यूब पॉइंट चार्ज दिया गया है और ये रॉड दिया गया है, रॉड और पॉइंट चार्ज दिया गया है, और इस बार तुम कंप्लीट सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो तुम्हारा क्या आंसर होता? अगर तुम्हें सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती तो भी क्या तुम्हारा आंसर, यही होता? कंप्लीट सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एक्सप्रेशन है इसको चेक करो, मुझे लगता है ए प्लस एल अपॉन ए आना चाहिए, ठीक है। इसको तुम लोग चेक कर लेना, ये मोस्ट मुझे लगता है ए प्लस एल अपॉन ए ही आएगा, ठीक है। इसमें कहीं पर हमने कुछ मिस्टेक कर दी, हाँ 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 सॉरी, तुम लोग बताते नहीं हो। तो एक्चुअली क्या है ना, हमने जो इंटीग्रेशन किया ना, तो इंटीग्रेशन करने में क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तो एक माइनस यहाँ पर नीचे आ जाएगा और वो माइनस एडजस्ट होगा, तो वो लॉग, ठीक है, a प्लस एल माइनस लॉग ये आएगा। तो फाइनल स्टेप में थैंक यू सुहाना, a प्लस एल अपॉन ये आएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा, थैंक यू। हाँ, अब मेरे क्वेश्चन है, मेरा जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो, उसको आंसर करने की कोशिश करो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन जो पूछा है वो नहीं पूछता और तुमसे बोलता कि इस रॉड और पॉइंट चार्ज का तुम्हें सिस्टम दे दिया गया है, या यही क्यों, इसके अलावा कोई भी, मान लो तुम्हें एक पॉइंट चार्ज दे दिया गया है, ठीक है, Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज दे दिया गया है Q2, और ये रॉड दे दिया गया है, ठीक है, लैम्डा, और तुम्हें कोई स्फीयर दे दिया गया है, ठीक है, ये Q3। अब पूछा जाए इस सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? ठीक है, या फिर हम इसी केस में कन्फाइन रह करके आंसर करते हैं कि इस रॉड और पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती तो भी क्या हमारा आंसर यही होता? बताओ। बताओ, अरे आंसर दो, हाँ ना, तुम लोगों को जो भी लग रहा है वो आंसर करो। मैंने पहले ही बोला है कि सही आंसर देना इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर देना इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है?
टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे तुम्हारे पास कोई 5, 10, 15 चार्जेस दे दिए गए और बोला गया कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो तुम्हारा काम यही होता था कि अपने सिस्टम में जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस बन पा रहे उन सारे पॉइंट चार्जेस के पेयर के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हो, तब जाकर के तुम्हें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। ऐसा ही करते हैं ना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 अगर इस तरह से 4 पॉइंट चार्जेस गिवन है, तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब पहले इन दोनों के लिए निकाला, इन दोनों के लिए निकाला, इनके लिए निकाला, इनके लिए निकाला, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, फिर इनके लिए निकाला, फिर इनको इनके लिए निकाला। ठीक है, यहाँ 6 पेयर्स हैं, 6 के लिए सारे 6 पेयर्स के लिए तुमने ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तब जाकर के हम बोलेंगे ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास ये लाइन चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है। अगर तुम पॉइंट चार्ज और रॉड के एलिमेंट्स के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, पॉइंट चार्ज और रॉड के एलिमेंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये पॉइंट चार्ज और रॉड के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट चार्ज और रॉड का इंटरेक्शन नहीं होगा, रॉड के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, इनके आपस में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसमें भी इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे, जिनके लिए तुम्हें ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी में 2 पार्ट है। ठीक, एक तो पॉइंट चार्ज और रॉड के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस रॉड के जो अंदर अपने चार्जेस हैं वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे, रॉड की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी वो। तब जाकर के हम बोल पाएंगे कि ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, ऑब्वियस है ना, क्योंकि रॉड के अंदर जो आपस में चार्ज, ये भी तो आपस में इंटरेक्ट है, इनके बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, वो भी तो एक दूसरे की एक स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इंटरेक्शन की, पॉइंट चार्ज और रॉड के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। आगे कोर्स जैसे आगे बढ़ेगा तो हम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर, तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रॉड वाले केस में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेट करना मतलब फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी रॉड के लिए नहीं आएगी, इसीलिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन इसी कोर्स में हम स्फेयर के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वो एक ही स्फेयर है, लेकिन वो एक स्फेयर नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनली पॉइंट चार्जेस है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। स्फेयर पे रखे हुए जितने भी पॉइंट चार्जेस के पेयर्स हैं, उन सारे पेयर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करो, तो तुम्हें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे देखते हैं। अभी अभी तुम्हें इतना तो अंदाजा लग ही रहा होगा कि अगर सिंपल एक स्फेयर दे दिया गया है, तो उसके सारे पेयर्स के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी निकालना मैथमेटिकली वो इतनी सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं होगा अभी की स्टेज पर। ठीक है, पहले क्यों नहीं कंसीडर करते हैं इनर चार्ज? तुम्हारा वो डाउट मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही हमें बोला गया था कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करो तुम। हमें इस क्वेश्चन में ही क्या कहा गया था, पॉइंट चार्ज और रॉड के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी नहीं गई थी, अगर पूछी जाती तो हम बोलते नहीं कैलकुलेट कर सकते, या फिर हम इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते और इसमें प्लस लिख देते सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, तब जाकर के टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती। ठीक है, अब और 2 क्वेश्चंस मुझे लेने हैं छोटे छोटे, तो इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। और भी अलग अलग सिस्टम के लिए तो उसको ट्राई करना। ये एक सिंपल केस था जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है, और भी अलग अलग तरीके से टिपिकल
ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए जा सकते हैं, उसमें तुम्हें टेस्ट किया जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। स्ट्रैटेजी यही रहेगी, हर एक पेयर के लिए एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी ऐड करो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस पहले लेता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लो, ठीक है, शायद आया भी हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। ठीक है, ये ए बी सी डी, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी पॉइंट्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रख दिए, मतलब तुम्हें एक डाइपोल दे दिया गया है, ठीक है, डाइपोल दे दिया गया है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है, लेट अस से इस डाइपोल की जो लेंथ है दैट इज लेट अस से 2l, ठीक है, चार्ज भी बता दिया गया है, लेंथ भी बता दी है, और क्वेश्चन में कहा गया कि जो डाइपोल है ना वो फिक्स है, उसको हमने होल्ड करके रखा है, वो इधर उधर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर इस तरह के दो पॉइंट चार्ज रखे जाएंगे तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ना अट्रैक्ट होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको होल्ड करके हमने रखा हुआ है, तो ये फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में बोला गया इसके सेंटर पर हम एक दूसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रखते हैं, स्मॉल क्यू, और इस स्मॉल क्यू को ध्यान से सुनना, स्मॉल क्यू को सी पॉइंट पर रखा गया था, सी पॉइंट इस डाइपोल का सेंटर है एल डिस्टेंस पर किसी एक कॉर्नर से। इस स्मॉल क्यू को हम खुद से होल्ड करके कैरी करके एक सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रैवल कराते हैं, ठीक है, तुम खुद से इसको पहले होल्ड करते हो और यहाँ से खुद से कैरी करके ले जाते हो, ठीक है, कैरी करके ले जाते हो, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए, बिल्कुल सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए डी पॉइंट पर ले जाते हो, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा करने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, सी से डी लेकर के गए हो, कितना वर्क करना पड़ेगा, ट्राई करो। वर्क डन by you, yeah, work done by external force in carrying this point charge small q from point C to point D following a semicircular path of radius L. Okay, good. जो तुम्हें कैलकुलेशन सही है, L3 2/3 का फैक्टर आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ जरा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, गुड गुड गुड, यही करना है। पहला तरीका ये होगा, तो तुम क्या कर रहे हो ना कि इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से उठाते हो, यहाँ पहुँचाते हो, यहाँ पहुँचाते हो,
और इसको डिस्प्लेस करते जाते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेस करने के लिए तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, अपने आप ये नहीं जाएगा, तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही क्यू को तुम ऊपर ले जाओगे ना, तो इस क्यू के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी रिपेल कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्यू के ऊपर इधर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, क्यू के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है डाइपोल की वजह से। तो तुम अगर इसको सेमी सर्कुलर पाथ पे कैरी करके ले जा रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हर मोमेंट पे तुम्हें फोर्स पता है, जितना जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है उतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, और स्टेप बाय स्टेप तुम अपना फोर्स देखोगे और डिस्प्लेसमेंट देखोगे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देख करके हर एक एलिमेंट के लिए वर्क डन ऐड करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे। एक तरीका तो ये है, ठीक। ऑब्वियसली तुम देख रहे हो ये बहुत सिंपल केस नहीं है, ये वर्क डन कैलकुलेशन का मोस्ट जनरल केस है, जिसमें कि पार्टिकल को हम किसी भी पाथ के अलोंग ट्रैवल करा रहे हैं, पार्टिकल को हम किसी भी पाथ के अलोंग ट्रैवल करा रहे हैं, और हर मोमेंट पे फोर्स की वैल्यू, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट फोर्स वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन फोर्स कैसा भी हो, अगर हमें पता है, तो हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से स्टेप बाय स्टेप ऐड करके टोटल वर्क डन हमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ, अगर प्रॉपरली तुम फोर्स देख करके, डिस्प्लेसमेंट फोर्स देख करके वर्क डन कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा भी मेथड है हमारे पास, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो हम अपने सिस्टम पर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल फोर्स ने सी से डी पहुंचाने में स्मॉल क्यू के ऊपर कितना वर्क किया है, यही तो कैलकुलेट करना है ना। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहला स्टेप है इनिशियल स्टेट, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल स्टेट, ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है, ठीक। ए और बी पर ये चार्जेस तो यूं ही रखे गए हैं, लेकिन जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ठीक। स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर पहुंच गया है। तो ये हमारे सिस्टम के लिए ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, और इन्हीं दोनों स्टेट्स के बीच में हम अपने सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अननोन फोर्स इक्वल्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो एक एक करके बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? हमारे सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस एक्सटर्नल फोर्स का हमें वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा, राइट हैंड साइड में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये फाइनल स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में से क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि यहाँ पे इसको डी पॉइंट पर ला करके इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो। हम रेस्ट से उठा रहे हैं और रेस्ट पे ला करके रख रहे हैं, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी तो दोनों टाइम में जीरो है, काइनेटिक एनर्जी चेंज तो जीरो ही होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज का मतलब है टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी, एक एक करके यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे, एक ये पेयर होगा, ये पेयर होगा, और ये पेयर होगा, ठीक है, ठीक है। हर एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखो, हर एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी बाद में लिखो, और सब्ट्रैक्ट करके पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये लिखने की जरूरत है क्या? बताओ, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक
है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी बताओ जरा। पहले ए और सी और फिर बी और सी, फिर ए और बी, या फिर पहले ए और बी के लिए कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l माइनस, चेक करो, उसके बाद प्लस के क्यू क्यू अपॉन एल, फिर माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये दोनों कैंसिल ही हो जाए। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चेक करो कितनी है। ए और बी के लिए तो सेम रहेगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये प्लस क्यू है इधर और ये माइनस क्यू है इधर और ये स्मॉल क्यू अब यहाँ पे आ गया है। इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, ये कितनी है, प्लस के क्यू क्यू अपॉन 3l, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना अब 3l हो गई है, सेमी सर्कुलर पाथ है इसलिए। ठीक है, और अब इन दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, ये है के क्यू क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 1/3 माइनस 1, ये माइनस 2/3, माइनस 2/3। तो यूजुअली मैं ये जो माइनस साइन आता है ना, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्क डन क्यों नेगेटिव आएगा। ये तुम्हें खुद से सोचना चाहिए कि वर्क डन क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी जो फोर्स है ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। ठीक, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इधर जाना चाह रहा है ये पार्टिकल, तो तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट ज्यादा है, तो इसीलिए ओवरऑल वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर होगा। इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं मेंशन किया है, वर्क एनर्जी तो हम अप्लाई करते हैं टाइम में लेफ्ट हैंड साइड में हमें सारे फोर्सेस सिस्टम के ऊपर जितने एक्ट कर रहे हैं उनका वर्क डन लिखना पड़ता है। मैंने बोला कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है स्मॉल क्यू के ऊपर, आपस का इलेक्ट्रिकल फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। इसमें एक और फोर्स है, एक और टाइप का फोर्स है, कौन सा बताओ जल्दी। ये आईक्यू का क्वेश्चन हो गया है, इतनी बार मैंने तुमसे पूछा है। और कौन सा फोर्स है सिस्टम पर, अरे कल भी बताया था। हाँ, ए और बी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस फोर्स का हमें के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फोर्स का वर्क डन 0 होगा। ठीक, वो फोर्स जो कि डाइपोल को होल्ड करके रखा है, वरना डाइपोल ऐसे थोड़ी रहेगा। वो फोर्स जो कि डाइपोल को होल्ड करके रखा है, उस फोर्स का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही। कल एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, फिर पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास ओवर। अच्छा, कुछ पूछना है, डाउट पूछना है तो पूछ लो किसी को, डाउट अभी पूछ लो किसी को कुछ अगर पूछना है तो। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि रेफरेंस से कम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी -50 है, उसका मतलब है कि रेफरेंस तक पहुंचाने में तुम्हें वर्क करना होगा, वो खुद नहीं जाएगा। +50 है तो उसको रिलीज करोगे तो ये 50 जूल तुम्हें काइनेटिक फॉर्म में दिखेगी जब ये पार्टिकल रेफरेंस पे पहुंचेगा। लेकिन अगर -50 है तो रेफरेंस पर अपने आप नहीं जाएगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे तुमने एक मिनट वर्क डन का पूछा, या माइनस एनर्जी के साथ, हाँ एनर्जी के साथ नेगेटिव। अगर यहाँ पे तुमने पूछा है कि नेगेटिव क्यों है, तो यहाँ पर नेगेटिव इसलिए है कि
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने जो डिराइव किया है जनरल केस के लिए, ठीक है, हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था वो ऐसा मान करके किया था कि दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन वो होल्ड करेगा किसी भी तरह के चार्ज पर, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, सारे पेयर्स के लिए वो सेम रिजल्ट वैलिड होगा, क्योंकि तुम किसी भी पेयर के लिए कैलकुलेट करते वो सेम रिजल्ट आता। और ऐसे भी हमने Q1 Q2 जो है ना उसको पॉजिटिव नेगेटिव माना नहीं था, बस मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q1 Q2 की वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में ली थी, तो वैलिड होगा। एक मिनट, फिर एक्सटर्नल देते हैं, कहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं? चलो ठीक है, तुम लोग पूछ लेना बाद में। उबैर तुमने जो पूछा था ना, नहीं चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें रेफरेंस तक पहुंचाना है, जैसे ये एग्जांपल दिया था ना कल भी, कि अगर तुम्हें रेफरेंस तक पहुंचाना है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर पार्टिकल को ले गए तो ये अपने आप रेफरेंस पर आए, इसके पास 50 जूल एनर्जी है, अपने आप नीचे आएगा, इसके पास 50 जूल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होगी। लेकिन सरफेस से अगर कोई नीचे है, एक छोटा सा होल डिग किया, वहां पे इस पार्टिकल को ले गए, इसकी एनर्जी है -50 जूल, तो इसका मतलब ये खुद ऊपर थोड़ी जाएगा, इसकी एनर्जी कम है। ऊपर अगर पहुंचाना है तुम्हें, रेफरेंस पर लाना है, तो तुम्हें एनर्जी 50 जूल देनी पड़ेगी, तब वो जाकर के रेफरेंस में पहुंचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एनर्जी दो ही, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं दोगे तो ये पार्टिकल यहीं पर रहेगा, है ना। रेफरेंस पर पहुंचाने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम छोड़ दोगे तो ये नीचे अपने आप जाएगा, इसकी एनर्जी और कम होते जाएगी, ठीक है। और तौसीफ सर, और अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, हाँ बोलो सलाम। सर मेरा डाउट था, मतलब अगर हमारे पास दो बॉडीज है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, एंड हाँ जो फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू बेस है, और हमें कैलकुलेट करना है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उस पे फ्लक्स कितना होगा। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। ये तुम्हारा हेमिस्फेयर इस तरह से है और ये कोन इस तरह से है, ऐसे ही है ना। यस सर। तुमने जो क्वेश्चन भेजा तो उसका फिगर मैं देखा था, मैंने उसको पढ़ नहीं पाया था, मैं सोचा बाद में। जी सर। हाँ, इसमें तुम्हें फ्लक्स किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया जो है। कर्व्ड सरफेस एरिया के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यस सर। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा बोला गया है कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, नेट फ्लक्स वो तो जीरो ही होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इधर से एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, ठीक है, जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है। लेकिन अगर बोला कि फाइंड द फ्लक्स एंटरिंग या फ्लक्स एग्जिटिंग द कर्व्ड सरफेस, तो तुम्हें एक ही साइड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ अगर एंटरिंग पूछा जाएगा तब तुम्हें थोड़ा और ज्यादा सोचना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। नेट फ्लक्स है या एंटरिंग एग्जिटिंग है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन दोनों की मीनिंग तो क्लियर है ना, कि मतलब अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि सिर्फ एंटरिंग फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो एंटरिंग का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस पार्ट से जो ये सारी जो फील्ड लाइन एंटर कर रही है ना, इनको काउंट करना पड़ेगा, इधर वाले पार्ट को। वो कितना होगा? तो तुम सोचो वो उतना ही होगा जितना कि इसके प्रोजेक्शन के अक्रॉस फ्लक्स होगा। इसको डाइसेक्ट कर दो, तो बाइसेक्ट कर दो हाफ में, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इस फ्लैट सरफेस के अक्रॉस जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस होगा। कौन सा फ्लक्स? फ्लक्स एंटरिंग और एग्जिटिंग, नेट फ्लक्स नहीं। तो एंटरिंग कितना हो जाए, ये वाला एरिया देख लो और इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। ऐसा ही कोन में देखोगे तो कोन का जो डाइसेक्शन लोगे तुम, कोन के लिए अगर डाइसेक्शन लेते हो तो वो ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो तुम देखो, एक्चुअल तरीका तो अगर तुम्हें एंटरिंग पूछा गया है तो तुम्हें सरफेस देखना पड़ेगा, हर सरफेस एलिमेंट पे ना, इसको भूल जाओ। फ्लक्स की डेफिनेशन से अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम इसके सरफेस के हर एक एलिमेंट पर फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, एरिया की डायरेक्शन देखेंगे, फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, एरिया की डायरेक्शन देखेंगे, और ऐड करके हमें एंटरिंग वाला फ्लक्स पता चलेगा, ठीक है। लाइकवाइज एग्जिटिंग,
लेकिन ये तो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम सोचेंगे यूनिफॉर्म फील्ड तो है, लेकिन सरफेस फ्लैट नहीं था, तो ई डॉट ए नहीं यूज कर पा रहे थे, हर एलिमेंट के अक्रॉस ऐड करके हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा था। लेकिन हम सोचें इस कर्व्ड पार्ट के, इधर वाला जो कर्व्ड पार्ट है ना, ये वाला कर्व्ड पार्ट, इस कर्व्ड पार्ट के अक्रॉस उतना ही फ्लक्स आएगा जितना कि इस फ्लैट सेमी सर्कुलर पार्ट के अक्रॉस आएगा। इसको हाफ करोगे ना तो यहाँ पे सेमी सर्कल, यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा। इस सेमी सर्कल के अक्रॉस जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स कर्व्ड पार्ट के अक्रॉस होगा। ठीक है, और लाइकवाइज कोन के लिए भी। ठीक है, ये ऑब्वियस नहीं है एक बार में, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग मतलब इसमें क्वेश्चन में नेट फ्लक्स और फ्लक्स एंटरिंग एक ही चीज लगने लगती है, सही से पहले डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है। तो ठीक है, अगर कोन के अक्रॉस पूछा जाता तो कोन के कर्व्ड सरफेस के क्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए भी तुम्हें इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना था, लेकिन वो लेंदी होता है। तो सिंपल तरीका था कि इसका जो प्रोजेक्शन है ना, कोन का जब प्रोजेक्शन देखोगे तो वो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, वो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा। सुहाना, क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वह तुम्हारा जो पॉइंट था ना, वो मैंने क्लास में बताया था कि हम अपने स्कोप के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट्स का जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम सफिशिएंटली चार्ज को, ठीक है, स्कैटर कर दे रहे हैं, तो चार्ज जो है कंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक, कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब है, मतलब अल्टीमेटली तो हर चीज जो है बिल्कुल डिस्क्रीट है। ठीक है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्क्रीट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का ही बना हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हम अपने डोमेन के अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो एटम्स है ना, क्योंकि हम अगर बहुत क्लोज जाएंगे ना, चार्ज तुम कैसे भी स्कैटर की हो, अगर हम बहुत क्लोज जाएंगे तो एटम्स के अंदर भी जो चार्जेस है वो डिस्क्रीट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है। तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम जा करके देखते हैं तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो वैसी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो यूनिफॉर्म वैसी नहीं होगी। लेकिन मतलब एग्जांपल के लिए शीट ऑफ चार्ज ले लो, जब तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो शीट ऑफ चार्ज के अंदर भी ना तुम्हें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे चार्ज नहीं है और जहाँ पर चार्ज है। ठीक है, लेकिन हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं और हम सफिशिएंटली क्लोज नहीं जा रहे हैं, उससे थोड़ा दूर, तो हमारे हमारे ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे स्कैटर हुआ है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्कैटर हुआ है। और यूनिफॉर्म स्कैटरिंग मान करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट उतनी ही आएगी जितनी कि अगर तुम अलग अलग स्कैट दूर पॉइंट चार्जेस को डिस्क्रीटली स्प्रेड करके कैलकुलेट करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये लाइन चार्ज है, ठीक है। अगर इस पे 1 2 3 4 ऐसे बहुत दूर दूर चार्जर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर, तो एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज की वजह से तीसरे चार्ज की वजह से, और फिर ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हो। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चार्ज बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की वजह से जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि वो वैल्यू अलग है। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आनी चाहिए, लेकिन लेकिन इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब तुम सफिशिएंटली क्लोज जाओगे ना, तब तुम्हें चार्ज लगेगा कि दूर दूर, मतलब चार्ज बिल्कुल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि तुम्हारी जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये इनके आपस के चार्जेस के बीच के गैप से बहुत 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 ज्यादा है। ठीक, अगर ये पॉइंट जो है, ये चार्जेस का जो आपस का गैप है, उसके कंपैरिजन में ये पॉइंट बहुत दूर है, तो हम इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस मान सकते हैं।
तो उस तुमने जो स्टेटमेंट भेजा था उसमें यही कहा जा रहा था कि ट्रू सेंस में तो कोई भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे वो ऑब्वियसली डिस्क्रीट ही होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमारे स्कोप की मतलब हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उस डोमेन के लिए ये वैलिड एजम्पशन है कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस मान लें। ठीक, और कुछ? ओके ठीक है, क्लास ओवर करें, कि 10 तो बज ही गया।